Hello, everyone. How are you all? And we are back. We are back with our NCRT economy series, in which we have already covered the chapter 1, chapter 2, and now we are in chapter 3. In chapter 1, we have studied about the sectors of economy: primary sector, secondary sector, tertiary sector, all these things with practical examples we have seen, so that everything get a pictographic memory in your image. And then in the second chapter हमने पढ़ा कि कैसे लोगों को एज अ रिसोर्स यूज किया जा सकता है। आप और हम कैसे एक ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ी। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, सो एनसीईआरटी दोस्तों आपके लिए बन जाता है एक बेस पिलर फॉर इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी अगर आपको कंप्लीट करनी है तो एनसीईआरटी आपकी बन जाती है बेस पिलर। अगर आप बेस पे अच्छे से काम करते हो तो आपके लिए इकोनॉमी बहुत इजी हो जाती है। एंड हियर एट यूएक्सआईएस हमने क्या किया है, हमने एनसीईआरटी को इस तरह से आपके लिए लाया है, स्पेशली एनसीईआरटी इकोनॉमी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसमें हमने क्या किया है, जो भी स्टैटिक नॉलेज है और डायनेमिक नॉलेज है उसको हमने कोलाइड किया है, उसको हमने एक साथ कंप्लीट फॉर्म में आपके लिए लाया है। पहले हम स्टैटिक देखेंगे एनसीईआरटी से, और फिर उसका रेलेवेंस जो है 2025 में। ओके, 2025 में डेटा क्या कहते हैं, 2025 में अभी करेंटली डेटा क्या कहती हैं, कौन सी स्कीम्स आई हैं जो आपके इस पर्टिकुलर स्टैटिक जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, जो अभी पॉवर्टी पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट में, कौन से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो अपने आंसर्स में आप यूज कर सकते हो, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। ये जो इकोनॉमिक का एक मिथ है कि इकोनॉमी सब्जेक्ट बहुत टफ है यूपीएससी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लो इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी विल बी योर बेस्ट फ्रेंड इन यूपीएससी, be it your prelims or in mains or in interview. And here at UXIS, I make sure कि you understand every bit of economy with practical examples and the data substantiated for 2025. Okay? So let's get started. Chapter 3, अब हमारे बारे में जो जो बारे में बात हम करने वाले हैं वो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी। गरीबी कैसे हमारे इंडिया को ग्रोथ के ट्रैजेक्टरी में स्लो पेस कर दे रही है। ठीक है, हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, हमारी ग्रोथ हो रही है, बट इस ट्रैजेक्टरी को कैसे पॉवर्टी, ओके, गरीबी इसको स्लो डाउन करती है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर दैट हम देखेंगे महात्मा गांधी जी का क्या कहना था पॉवर्टी पे। पॉवर्टी इज द बेस्ट, इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ओके, वायलेंस अगर किसी को करना है ना, किसी के ऊपर, तो उसको गरीब बना दो। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए हमारे कंट्री में, उन्होंने हमारे साथ सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं किया, उन्होंने हमें गरीब भी बनाया। हमारे रिसोर्सेज वो यहाँ पे लो कॉस्ट में लेके एक्सपोर्ट करते थे, और वहां से जो रॉ मटेरियल से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जो फिनिश गुड्स आते थे, वो हमारे यहाँ पे बेचा जाता था, हमारे मार्केट में बेचा जाता था। ओके, दिस वाज द सिनेरियो फॉर 200 years व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के आने से हमने ये भी देखा कि कैसे एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट लाइक इंडिया, ठीक है, जिसके पास सरप्लस वैल्यूज थे, गोल्ड इंपोर्ट्स होते थे, ठीक है, हम लोग अपने स्पाइसेस, हम लोग अपने बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स, ये सब जो हम लोग देते, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, ठीक है, जेम्स इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, स्पाइस इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ये सारा कुछ इतना ज्यादा बूम कर रहा था कि इन वेस्टर्न कंट्रीज इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। बट व्हेन ब्रिटिशर्स केम द सिनेरियो चेंज्ड, और 1950 के 50 के बाद हमने कैसे पॉवर्टी को हैंडल किया, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पॉवर्टी डिफाइन कैसे होगा, कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत पुअर हैं या पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अब पॉवर्टी लाइन क्या होता है, एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया गया है। ओके, एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया गया है, अगर आपकी इनकम इससे नीचे होती है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, आप बहुत ज्यादा गरीब हैं। और फिर स्टार्ट होते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स जो आपके लिए आते हैं।
और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं. So poverty trend in India and globally are understood through the concept of poverty line. सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी के कंट्रीज में भी पॉवर्टी लाइन को हम लोग एक बेंचमार्क रखते हैं. उसके ऊपर नीचे हम देखते हैं पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से उस कंट्री का जो भी सिनेरियो है वो बाहर निकलता है. A person is considered poor if its income spending falls below a minimum level needed to meet basic needs like food, clothing, shelter, and healthcare. अगर आपका एक बेसिक मिनिमम लेवल है, ठीक है, इतना लेवल में आप पर डे की जो आपके कैलोरी इंटेक है आप कर रहे हो, आपके आपके शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स आपके इतने लेवल के हैं, बिलो अगर उसके जाते हैं तो यू फॉल below the minimum level of poverty line. Okay. In India, poverty estimates uses a benchmark of minimum food, clothing, footwear, fuel, education, etc., which cost calculated in rupees. The current approach for food needs is based on desired calorie. So अगर अभी देखें फूड बेस्ड अगर हम लोग अप्रोच देखें, ठीक है, तो कैलोरी काउंट किया जाता है कि अगर आप रूरल एरियाज में, अगर आप विलेज एरिया में हैं, ठीक है, अगर आप विलेज में हैं, विलेज एरिया में हो, देन यू हैव 2400 किलो कैलोरीज. ओके, सो विलेजर एरियाज में जो विलेजर्स हैं उनको 2400 किलो कैलोरीज एक दिन में इनटेक लेनी है. अगर कोई उससे नीचे कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. और अर्बन एरियाज में अगर आप देखो तो इट इज 2100. ओके, इट इज 2100 इन अर्बन एंड 2400 किलो कैलोरीज इन रूरल एरियाज. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि विलेज एरिया में ज्यादा कैलोरी इनटेक क्यों चाहिए? सी, द आंसर इज वेरी प्रैक्टिकल एंड द आंसर इज वेरी ऑब्वियस. रूरल एरिया में ज्यादा फिजिकल लेबर होता है. लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, अपना काम खुद करते हैं, वो सर्वेंट्स नहीं रखते. ठीक है, अगर आप शहरों में देखो तो ये जो मेड कल्चर है, हेल्प कल्चर है, हमें हर चीज में हेल्प चाहिए. अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे वहां भी हेल्प नहीं मिलती. पीपल हैव टू डू देयर कारपेंट्री वर्क, देयर फूड वर्क, सब कुछ खुद से ही करना पड़ता है. सो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो हमने देखा. और as per 2025, India's poverty rate is around 4.6%. लेकिन अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेट देखें तो इट्स अराउंड 11%. और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देखेंगे आगे हमारे डिस्कशन में. ओके, एंड स्कीम्स लाइक मनरेगा, एनएफएसए एंड पीएम किसान, ये सारी चीजें हेल्प कर रही. नाउ एनएफएसए क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था आपका 2013 में. ओके, एंड इट सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स टू अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द रूरल एंड 50% फॉर द अर्बन पॉपुलेशन. 2013 में ये बॉडी बनी है और उन्होंने सब्सिडाइज रेट पे ग्रेन्स देने शुरू किए. किनको देना शुरू किया? सबको नहीं, सबको ग्रेन्स नहीं मिल सकते इतने सब्सिडाइज रेट में. जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं उनको ये सब्सिडाइज रेट में ग्रेन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए. कौन? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट ने ग्रेन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू हो गया, दैट इज टीपीडीएस, कवरिंग 81 करोड़ पीपल. एंड बेनिफिशियरीज को क्या मिलता था? 5 kg अनाज, फूड ग्रेन, 5 kg आपको मिलता था अनाज. ओके, उसमें से 3 kg फॉर राइस, 2 kg फॉर व्हीट एंड 1 kg फॉर कोर्स ग्रेन्स. ये था बाइफर्केशन. सो आपको ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, फॉर स्टेट पीसीएस, फॉर ईपीएफओ एग्जामिनेशन. क्यों? क्योंकि इस तरह के जो एक्ट्स आए हैं, जो एवरग्रीन एक्ट हैं, जिसके आधार पे अभी भी हमारा पीडीएस सिस्टम चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए. ओके, गोइंग अहेड, देखते हैं आगे. पॉवर्टी बिगेस्ट चैलेंज है. यस, पॉवर्टी बिगेस्ट चैलेंज क्यों है? क्योंकि देखिए, एक बार कोई इंसान पुअर होता है ना, तो वो एक वीसीएस लूप में फंस जाता है. कैसी लूप में फंस जाता है? मान लीजिए कोई पुअर है, ओके, तो वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा. ठीक है, एजुकेशन नहीं ले पाएगा तो उसे जॉब नहीं मिलेगी. जॉब नहीं मिलेगी तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे. जब पैसे नहीं मिलेंगे तो वो फिर से पुअर हो जाएगा. तो वो एक वीसीएस लूप में रहता है.
कोई भी पुअर इंसान जब होता है। इस विशियस लूप से बाहर निकलने के लिए एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका आप नहीं बोल सकते हो, बट पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। और एजुकेशन becomes a very important setbacks, very important step in that. Okay. सो अगर आप हम रीसेंट डेटा देखें, अगर हम 2025 का डेटा देखें, इंडियाज पॉवर्टी रेट हैज फॉलन शार्पली। ओके, सेबी का, एसबीआई का कहना है, ये एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि ड्रास्टिकली हमारा कम हुआ है, ऑलमोस्ट कितना, 4.6%। 4.6% अगर आप देखो तो हमारी इंडिया की पॉवर्टी है। बट और पूरा थ्रेशोल्ड कितना है पर डे का, इट इज $3 पर डे थ्रेशोल्ड, ठीक है। $3 पर डे थ्रेशोल्ड इज द इंटरनेशनल लाइन जिसपे हम लोग ये बेंचमार्क चेक कर रहे हैं, ठीक है। Yet 6 crore people remain vulnerable to slipping back to poverty. Still, although हम देख रहे हैं कि 4.6% में आ गया है हमारा पॉवर्टी, नॉट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ओनली पॉवर्टी, ठीक है। तो फिर भी हम देख रहे हैं कि 6 करोड़ जो जनता है ना, वो कभी भी स्लिप डाउन हो सकती है बिलो पॉवर्टी लाइन के। और महात्मा गांधी अंत्योदय प्रिंसिपल स्टिल गाइड्स प्रोग्राम लाइक प्रधानमंत्री जन धन योजना, 54 अकाउंट्स ओपन, आयुष्मान भारत, हॉस्पिटलाइजेशन कवर। सो ये सारी चीजें, ये बेनिफिट दे के आप जो भी लोग हैं हेल्थ कवरेज के कारण, ठीक है, अगर उनके पास डिजिटल मैकेनिज्म नहीं है पैसे ट्रांसफर करने के लिए, तो वो भी वो लैक करेंगे उनके बिजनेस में, तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जाने के उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम्स लाए गए हैं ताकि लोग, जो 6 करोड़ जनता है जिनके बारे में हम बात करें, वो कभी भी स्लिप डाउन होके बिलो पॉवर्टी लाइन में जा सकती है, उन्हें हम मेंटेन करें, उनको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दें, हॉस्पिटलाइजेशन उनकी कवर करें, हेल्थ कवरेज कवर करें, और उनको कोशिश करें कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन ना जाके अबव पॉवर्टी लाइन में ही रहे, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टेट्स लाइक रूरल बिहार, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ झारखंड स्टिल रिकॉर्ड ओवर 20% पॉवर्टी। सो ओवरऑल हमने एक एवरेज देखा 4.6, बट स्टेट्स लाइक बिहार, ठीक है, जो विलेज एरिया है बिहार में, उड़ीसा में, और कुछ पार्ट झारखंड का भी 20% पॉवर्टी वहां पर अभी भी देखी जा रही है। एंड केरला एंड हिमाचल प्रदेश आर बिलो 5%। मतलब केरला और हिमाचल प्रदेश में ये देखा गया है कि पॉवर्टी इज बिलो 5%, ठीक है। वहां पर एक्चुअल में पॉवर्टी कम है। कहाँ पे? केरला में और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है? आपके विलेज एरिया में, बिहार में, उड़ीसा में एंड पार्ट्स ऑफ झारखंड। ओके, सो ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको इस तरह के इमेजेस दिखेंगे। सो इस तरह के इमेजेस में आप देखोगे कैसे एक पेरेंट है एंड ही इज नॉट एबल टू अर्न मनी। ये शहर में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, बट वहां पर पैसे नहीं कमा पाते, इन्हें जॉब नहीं मिलता, तो वो वरी हो जाते हैं कि मैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे परिवार का मैं पालन पोषण कैसे करूंगा, मैं अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजूंगा, मैं अपने घर में जो खाने के सामान है, ग्रोसरी आइटम्स, वो कैसे खरीदूंगा, अनाज कैसे खरीदूंगा। ये सारी चीजें उसके दिमाग में आती हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा पिक्चर है जो हमने एनसीईआरटी बुक से उठाया है। और ये जो भी लोग पॉवर्टी लाइन से बिलो, उनके अंदर ये जो चिंता है वो हमेशा उन्हें सताती है कि व्हाट इफ दे डोंट हैव इनफ मनी टू फीड देयर चिल्ड्रन, दे डोंट हैव इनफ मनी टू बाय ग्रेन्स। ओके, एंड अगर हम बात करें डेली कैलोरी इनटेक की, हमने ऑलरेडी देखा कि 2400 विलेज एरिया में, 2100 कैलोरीज अर्बन एरिया में। अगर आप इतना इनटेक करते हो पर डे, तो आप एक थ्रेशोल्ड के लेवल से बेटर पोजीशन में हो। ओके, however recent data shows many people, over 80% in rural areas, consume less than recommended। जो रिकमेंडेड लेवल है 2400 का, विलेज एरिया में उतना कंजप्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनको मैल न्यूट्रिशन की समस्या शुरू हो गई। Calorie intakes are mainly from cereals, especially in village, while urban diets are more varied with high प्रोसेस्ड फूड इंटेक। सो इंडिया में हमने एक और चीज देखी, या तो हमारी जनता बहुत पतली है या वो बहुत मोटी है। ओबेसिटी की केसेस भी इंडिया में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फास्ट फूड खाने से। जो हमारी अर्बन लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा फास्ट लाइफस्टाइल है, और इस फास्ट लाइफस्टाइल में हमने देखा कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं तो उनके साथ इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। ओके,
These standards are used for poverty line calculation in government survey run by the National Sample Survey Organization. ठीक है, ये सारे जो सर्वे है ना, जो हमें पता कैसे चलता है कि हाँ भाई इतना इंटेक होना चाहिए था बट इतना कैलोरी इंटेक विलेज एरिया में नहीं हो रहा है, ये सैंपल डेटा लाते हैं आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन विच इज NSSO. अगेन दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बॉडी इसीलिए बन जाती है क्योंकि यूपीएससी का ये सारे टॉपिक्स यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी ये प्रीलिम्स में भी पूछेगी, मेंस में भी पूछेगी और कल को आपको इंटरव्यू में भी पूछेगी. ठीक है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है NSSO, it was established in 1950 itself. After independence we have seen कि NSSO का फॉर्मेशन हो गया था. Under the Ministry of Statistics and Program Implementation was India's largest agency for socio-economic survey. NSSO was India's largest agency at that time in 1950 for socio-economic surveys. It collected nationwide data on employment, unemployment, consumer expenditure, literacy, health, housing, price. ये सारी चीजों पे NSSO आपका डेटा कलेक्ट करता था. किस किस चीजों में? लिटरेसी, हेल्थ, हाउसिंग, प्राइजेस, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. सो NSSO हैज 4 डिवीजन. 4 डिवीजन है क्या क्या? सर्वे, डिजाइन एंड रिसर्च, फील्ड ऑपरेशन, डेटा प्रोसेसिंग, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन. ये 4 डिवीजन है. ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन आ सकता है. इट कंडक्टेड लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज, enterprise studies and price data collection, providing vital inputs for Niti Aayog, Finance Commission and government ministries. बट हमने देखा 2019 में एक मेजर चेंज आया है. NSSO merged with सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, CSO के साथ मर्ज करके इन्होंने फॉर्म किया क्या? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, NSO. NSSO CSO के साथ मर्ज होके अब बन गई है NSO बॉडी. NSO इज द फाइनल बॉडी right now. NSSO data remains crucial for evidence-based policy and poverty analysis. So ये बॉडी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि कैसे विलेज एरिया में जो डेटा कलेक्शन है वो कौन कर रहा था? आपका NSSO. जो डेली के कंजप्शन से आपके पॉवर्टी लाइन का हो गया, जो भी है कि एम्प्लॉयमेंट मिली है कि नहीं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये जो डेटा है ये NSSO लेके आपको गवर्नमेंट को देता है, नीति आयोग को देता है, प्लानिंग कमीशन को देता था. ठीक है, और आप विलेज एरिया में देखते हो कि 80% जो डेटा निकला है कि 80% लोग उतना इंटेक नहीं कर रहे हैं, कैलोरी इंटेक नहीं कर रहे हैं जो उनको एक्चुअली में इंटेक करना था. ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है स्टिल. नाउ इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी. कैसे पता चलता है कि हमारी जो पॉवर्टी है वो ज्यादा है? ठीक है, तो अगर हम इनकम के बारे में, बियॉन्ड इनकम, इंडिया यूजेस नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. इनकम एक बात हो गई है, ठीक है, कैलोरी इंटेक आपकी एक बात हो गई, बट हमने क्या किया? अंडर नीति आयोग जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हमने निकाला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, कवरिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स. सो क्या क्या कवर किया है मल्टी डायमेंशनल के अंदर? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये तीनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए. और एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ड्रॉप फ्रॉम 24.8%. So 2015 में, way back in 2015, we have seen that multi-dimensional poverty index was somewhat 25%, but now it is 11%, which is an improvement, right? 11% पे आ गया है 2022-23 में, lifting over 245 million people out of multi-dimensional poverty. So India is taking great steps in the right direction, correct? India is taking great steps in the right direction, which was needed. एंड हमने स्कीम्स क्या लागू किए हैं जिसके कारण हम ये अचीव कर पाए? स्वच्छ भारत अभियान. ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान में हमने देखा सैनिटेशन कवर 38% in 2014 एंड 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हम लोग 2019 तक हो गए, इंप्रूविंग हेल्थ आउटकम्स. ऑब्वियसली ओपन डेफिकेशन एक इंडिया के
के ऊपर बहुत ही बड़ा नेगेटिव मार्क था, क्योंकि हमारे विलेज एरियाज में हम देखते थे ओपन डेफिकेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ओपन डेफिकेशन के कारण क्या हो रहे थे, ज्यादा से ज्यादा डिजीजेस हो रहे थे, और वो डिजीजेस को टैकल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा था गवर्नमेंट के लिए। सो डिफिकल्ट हो जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया स्वच्छ भारत अभियान। उसके अंदर जो सैनिटेशन कवर है उन्होंने कंट्री को कवर किया, और फिर ओपन डेफिकेशन फ्री अब हमारा कंट्री है। In Rajasthan, community kitchens and e-health vans reduce malnutrition. So राजस्थान की एक इनिशिएटिव है e-health vans which reduces malnutrition. कैसे है malnutrition? So वो जो वैन है वो हर जगह जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी कि आपको ये खाना चाहिए, आपको वो खाना चाहिए, और बहुत बार वो प्रोवाइड भी करेगी। ठीक है। कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी किचन क्या होता है कि लोग एक साथ जुड़ते हैं, खाना बनाते हैं, और वो बाकी लोगों की वेलफेयर के लिए, उनकी सेवा के लिए वो खाना बनाते हैं, और लोगों को इनवाइट करके उनको वो खाना खिलाते हैं जो जो लोग भूखे होते हैं और जो लोग नहीं खा पाते। सो लंगर एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, आपने गुरुद्वारों में देखा होगा कि अगर आप गुरुद्वारे में चल जाओ तो आपको फ्री का खाना मिल जाएगा, लंगर प्रसाद कहते हैं उसको। तो वो एक कम्युनिटी चला रही है। ठीक है, वो कम्युनिटी चला रही है, जो कम्युनिटी ये डिसाइड करती है कि कैसे कुछ लोग जिनके पास पैसा है वो एकजुट होके कुछ ऐसा करें जिससे जो बाकी के लोग हैं जो भूखे हैं उनको भूखा नहीं रहना पड़े। ओके। And globally, United Nations Development Programs, India amongst the top poverty reducers since 2015. So United Nation Development Program ने भी इंडिया को ये रिकॉग्नाइज किया है कि इंडिया की जो पॉवर्टी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है। Tracking multi-dimensional indicators ensures targeted interventions in lagging areas like Malkangiri in Odisha and Bharej in UP. So Malkangiri उड़ीसा एंड बहरेज यूपी में ये कुछ मैंने आपके लिए एग्जांपल लेके आए हैं कि अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में और भी ज्यादा अच्छे से काम करें, तो ये कुछ जो रीजन है जो बहुत ज्यादा पुअर हैं, और मल्टी डायमेंशनल जो हमारे इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स हैं, जो आपके हेल्थ हैं, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें ये काफी पीछे हैं। यूपी का एक जगह है बहरेज और मलकंगिरी उड़ीसा में। सो अगर हम मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स पे काम करें तो हम इन्हें भी ऊपर उठा सकते हैं। लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें, मनरेगा एम्प्लॉयज 7.5 करोड़ हाउस होल्ड इन 23-24। ठीक है, मनरेगा के थ्रू जो अनस्किल्ड लेबर है उनको जॉब मिलती है। ये आपको पता है? नहीं पता है तो आप ये जान लो, मनरेगा स्कीम्स के थ्रू अनस्किल्ड लेबर को जॉब्स मिलती है। और अभी हम देखते हैं कंट्री में 7.5 करोड़, ओके, 7.5 करोड़ हाउस होल्ड को नौकरी मिल रही है मनरेगा के थ्रू, एंड वो मिनिमम वेज लेबर होता है। ठीक है, 100 डेज ऑफ गारंटी उसमें लेबर आपको मिलता है, वर्क मिलता है। इन ड्रॉट हिट महाराष्ट्र, मनरेगा वाटर कंजर्वेशन वर्क्स बूस्टेड फार्म यील्ड बाय 25%। सो महाराष्ट्र में जो ड्रॉट प्रोन एरिया है ना, जहां पर बहुत सूखा पड़ता है, वहां पर मनरेगा इनिशिएटेड वर्क, ठीक है, वहां पर उन्होंने स्टार्ट किया, और जिससे लोगों के लेबर के हेल्प से वहां पर फार्म यील्ड 25% इंक्रीज हो गया। ओके, सो ये सारी चीजें जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया जिसमें 9.6 करोड़ वुमेन इन्वॉल्वमेंट आप देखते हो, ये सारी चीजें आपके लाइवलीहुड को अच्छा और बेटर बनाती है और आपको एम्प्लॉयमेंट देती है। पीएम विश्वकर्मा योजना सपोर्ट्स 18 ट्रेडिशनल आर्टिसन ट्रेडर्स। सो ये विश्वकर्मा योजना जो है, जो 2023 में स्टार्ट हुई थी, वो आपके आर्टिसंस को हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? 18 ट्रेडिशनल आर्टिसन ट्रेडर्स जो हैं अलग अलग तरह के आर्ट्स अपने प्रेजेंट करते हैं, और उनको ये सपोर्ट करती है, एनकरेज करती है, उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करती है। ओके, ब्राजील में भी हमने देखा इस तरह का कल्चर चल रहा है। एंड इंटीग्रेटिंग स्कीम्स लाइक यूपीआई बेस्ड डीबीटी इंश्योर्स बेनिफिट एंड डायरेक्ट ट्रांसफर। सो अगर हम यूपीआई को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ देते हैं, ठीक है, यूपीआई के थ्रू आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है? पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगे। तो जब पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगे यूपीआई की तरफ, तो हमारे ये जो लूप होल्स के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी को ये पैसे दिए, आप जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो वहां पे, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आती है। बट अगर हम करते हैं यूपीआई बेस, तो वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा, एक मिडिल मैन नहीं रहेगा यहाँ पे। ओके,
तो ये अगर आप देखते हो कि विलेज एरिया में एंड इवन इन अर्बन एरियाज एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बच्चे ग्रो होते हैं, अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर हेल्थ ना मिले तो आगे भी वो इंसान गरीब ही रह जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो एक वीसीएस लूप में फंस जाता है एक गरीब इंसान। सोशल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा एजेंडा है, ठीक है, जो अभी भी इंडिया में चल रहा है। आप देखोगे कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा। एससी एसटी पहले तो अनटचेबिलिटी भी होती थी, उसी लाइंस में हम देखेंगे सोशल इंक्लूजन होता था, इंक्लूड्स फैसिलिटीज बेनिफिट्स एंड दे आर नॉट अलाउड टू एंजॉय ऑल दीज थिंग्स। पीपल जो लोग सोशली बैकवर्ड क्लास से कहलाते हैं, उनको इस तरह से ट्रीटमेंट मिलती थी। पहले उन्हें मंदिर में नहीं जाया देता था। अगर वो स्कूल जाते थे तो उनको बच्चों के साथ, जो नॉर्मल जनरल कास्ट बच्चे हैं, उनके साथ बैठा के खाना नहीं मिलता था, उनको अलग बिठाया जाता था। और पहले ये भी देखा जाता था कि जब एससी एसटी जो भी बैकवर्ड क्लास के बच्चे आपके स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, स्पेशली स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं गवर्नमेंट रन, वहां पे टीचर भी पार्शालिटी करती थी उनके साथ। टीचर ये पार्शालिटी करती थी कि उनसे अलग मैनुअल लेबर करवा रही है, झाड़ू वाड़ू लगवा रही हैं। ये सारे बहुत इंसिडेंट्स हमने देखे हैं होते हुए, और अभी भी इंडिया में ये हो रहा है, विच इज अ वेरी नेगेटिव कोनोटेशन, और ये नहीं होना चाहिए, बट ये हो रहा है। अगर हम डेटा पे जाएं, सोशल इन एक्सक्लूजन स्टिल अफेक्ट्स एससी एसटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, स्पेशली इन विलेज एरिया। तो आप देखोगे जो विलेज एरिया है ना, अभी भी वहां पे कास्टिज्म वहां पर अभी बहुत ज्यादा है। लोग कास्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कैसे शादी होनी चाहिए, कैसे उनको स्टेटस होनी चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया में, एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, एंड स्कीम्स लाइक स्टैंड अप इंडिया, जहां पे 1.8 लाख एस सी एस टी एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर फंडेड, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया में हमने देखा 1.8 लाख एस सी एस टी एंड इवन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग मिली है ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। एंड वी ऑल्सो हैव एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। तो इस तरह के जो स्कीम्स हैं, इस तरह के जो रूल्स हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी थे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा था, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही थी, ठीक है। मध्य प्रदेश में लीगल एड कैंप्स एंड डिजिटल ग्रीवियंस पोर्टल empowers marginal groups. Tackling exclusion now also means bridging digital divide. भारत नेट एक बहुत ही ज्यादा अच्छी स्कीम है, जिसमें जो विलेज एरिया में नेट प्रोवाइड करने की इनकी ये जो सोच है, इनकी जो ये इनिशिएटिव है, ये विलेज एरिया में जो डिजिटल डिवाइड है, रूरल एरियाज में जो डिजिटल लिटरेसी है वो बहुत कम है। अगर आप शहरों में देखो तो डिजिटल लिटरेसी हाई है, लोग अपना पेमेंट यूपीआई के थ्रू कर पाते हैं, लोग स्कैनर यूज कर पाते हैं, बट अभी विलेजेस में वो सुविधा उतनी अच्छे से लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। उसी तहत में भारत नेट आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। देखिए, कास्ट एक बहुत बड़ा इविल तब बन जाता है जब कास्ट के साथ ऑक्यूपेशन जोड़ दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि अगर आप सो एंड सो कास्ट के हो तो आपको सो एंड सो ही काम करना है। बट एजुकेशन, माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन इज समथिंग विच कैन चेंज एवरीथिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट। एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज आईएएस ऑफिसर्स। कल को अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो कोई आपकी जात नहीं पूछने वाला, कोई आपका कास्ट नहीं पूछने वाला। आईएएस ऑफिसर्स का तो सिर्फ औहदा देखा जाता है। एजुकेशन इज अ लेवलर। अच्छे से पढ़िए और ग्रो कीजिए। वल्नरेबल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो अगेन आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, रूरल एरियाज में जो लोग हैं वो काफी वल्नरेबल हैं, और डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग लैंडलेस कॉज रीजन। विलेज एरिया में क्या हो जाता है, ठीक है, रूरल एरियाज में लोग डिसएडवांटेज हैं, एस सी एस टी डिसएडवांटेज, लेकिन अगर उनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, अगर उनके पास पीस ऑफ लैंड नहीं है, तो वो एग्रीकल्चर किस में करेंगे, अपना काम किस में करेंगे, तो वो डबल डिसएडवांटेज की उसमें आ जाते हैं, कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब ऑलरेडी वो गरीब हैं, ऑलरेडी वो डिसएडवांटेज है, बट उनके पास लैंड नहीं है तो और भी डिसएडवांटेज हो जाते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट्स लाइक झारखंड, जहां 33% पॉवर्टी है, उड़ीसा 30%, रिमेन्स हाईली वल्नरेबल। ये सारे स्टेट्स में हमने देखा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, एस सी एस टी पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है अभी भी। Yes, in recent time also, because this data is recent.
सो क्लाइमेट चेंज वर्सन रिस्क, क्लाइमेट चेंज में अगर आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स हैपनिंग, ये सारी चीजें जब आती हैं तो सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करती हैं? पुअर पीपल को। क्यों पुअर पीपल को ये अफेक्ट करती है? क्योंकि आपके पास घर है, आपके पास पक्का घर है, बट उनके पास नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास घर नहीं है, जो एक बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है उनके सर्वाइवल के लिए। सो वन बंधु कल्याण योजना फंड्स एसटी एरियाज डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट लेके आई है, while पीएम श्रम योगी मानधन प्रोवाइड्स पेंशन टू 50 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। सो ये दोनों जो स्कीम्स हैं अगेन आपके वल्नरेबल सेक्शन ग्रुप को हेल्प करती है। कौन से? वन बंधु कल्याण योजना फंड्स एसटी एरियाज डेवलपमेंट एंड पीएम श्रम योगी मानधन प्रोवाइड्स 50 लाख अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स विद पेंशन। इसी तरह से कनाडा में भी हमने देखा वो इसी तरह के कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया में सिर्फ ही पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं चल रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी चल रहा है। और हमने देखा कि कैसे एससी एसटी पॉपुलेशन और माइनॉरिटीज जो हैं ये जनरली ये सारे इश्यूज फेस करते हैं, ये सारे इश्यूज उनको एक्चुअली फेस करने की जरूरत पड़ती है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली भी अगर आप 2025 से अगर पहले देखो तो उनका पॉवर्टी लाइन था $2.5, ओके, दैट इज इंडियन रुपीज में 215 रुपीज। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज अबाउट 3.0, मतलब $3 अगर आपके पास पैसे हैं, मंथली इनकम अगर आपको आ रही है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, आप अबव पॉवर्टी लाइन में है। ठीक है। और अगर हम देखें जो केरला है, केरला में 2% से बिलो है पॉवर्टी। केरला और बिहार में अबव 20% है। बिहार में पॉवर्टी कितनी है? अबव 20%, केरला में बिलो 2%। तो ये आप मिसमैच देख रहे हो स्टेट्स में। So China rural reforms and direct subsidies lifted 800 plus million people from poverty on global benchmark. तो अगर ग्लोबली हम देखें तो चाइना के ये जो रूरल रिफॉर्म्स हैं, डायरेक्ट सब्सिडीज जो पुअर पीपल को मिलती है, उसके थ्रू चाइना ने 800 प्लस मिलियन पीपल को पॉवर्टी से उठा लिया था। ओके, एंड देन हमने देखा कि कैसे ये स्कीम के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। पीएम किसान स्कीम जो है वो 6,000 रुपए पर ईयर हमारे फार्मर्स को देता है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। हमने ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ लिया है जो 2013 में स्टार्ट हुआ था। इसके तहत आपको 5 केजी फूड ग्रेन मिलेगा, जिसमें 3 केजी राइस, 2 केजी वीट, 1 केजी कोर्स ग्रेन्स। ओके, अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड गेट 35 केजी पर मंथ। जो लोग इसके अंदर आते हैं उनको कितना मिल रहा है? 35 केजी अ मंथ। ठीक है। सो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू मिड डे मील स्कीम्स चलती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज चलती है, मैटरनिटी बेनिफिट्स चलती है, सारा कुछ। ठीक है। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है। सो ये सारी है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि $3 आपके पास होना चाहिए पर डे का, $3 आपके पास होना चाहिए पर डे का टू बी अबव पॉवर्टी लाइन। और पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सिर्फ इंडिया नहीं है बट बाकी के कंट्रीज भी इसके चुंगल में फंसे हुए हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी अगर हम देखें तो कॉजेज बहुत ऑब्वियस हैं। जब ब्रिटिशर्स आए तो वहां पर हमारा जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जब हमारे यहाँ बर्बाद हो गई तो हमारी इकोनॉमी एक बहुत ही ज्यादा पुअर और नेगेटिव स्टेट में आ गई। ठीक है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने बहुत ज्यादा पॉवर्टी देखी है। वैसे ब्रिटिश राज में भी हमने पॉवर्टी देखी, लेकिन जब ब्रिटिश जा रहे थे उन्होंने जो बचा कुचा सारा कुछ वो लूट के लेके गए और पॉवर्टी में हम लोग फंस गए। लो इनकम ग्रोथ रेट अंटिल 1980s, तो 1980s में हम लोग देख रहे थे ओनली 3.5% जीडीपी ग्रोथ था। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता था उस टाइम में। मेजरली शायद आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कास्टिज्म इतना ज्यादा था कि हिंदू में भी जो अपर कास्ट लोग थे उनकी एनुअल इनकम को देखा जाता था। ठीक है। और 3.5% जीडीपी ग्रोथ रेट थी एनुअली, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो रेट थी। ओके। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, लोग बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे कि हाँ भाई खेती बाड़ी करेंगे उसी से हमारा कुछ होने वाला है। और फिर कॉलोनियल टाइम में जमींदारी सिस्टम से तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है लोगों को। जमींदारी कंसंट्रेटेड द लैंड्स इन द हैंड्स ऑफ एलीट्स, रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी। जो एलीट क्लास है उनके हाथ में बहुत सारा जमीन,
बहुत सारा, a lot of land was given in their hands. Okay, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई. Post 1947, India's low industrial base and high population growth kept income low. जब हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 में, तब हमने देखा जैसे स्टेट्स हैं आपके पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये सारी जगह में थोड़ी सी कंडीशन बेटर हुई. ओके, सो ये सारी चीजें हमने देखी. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एक और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है इनइक्वालिटी. देखिए ये जो डिवाइड है ना रिच और पुअर में, ये डिवाइड जो है ये इनइक्वालिटी का डिवाइड है और ये बढ़ते ही जा रहा है. क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि आप देखिए 1% ऑफ जो जनता है इंडिया की, उनके पास 90%, 10% जो जनता है उनके पास 90% ऑफ द वेल्थ है. ये क्यों हो रहा है? इनइक्वालिटी के कारण. और इनइक्वालिटी क्यों हो रही है? करप्शन के कारण. अगर हम देखें इनिशिएटिव, द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम आवास योजना, ये सारी चीजों से बहुत सहायता मिली है लोगों को, बहुत ज्यादा. क्योंकि बेटियों को एक बर्डन माना जाता है इंडिया में, अभी भी माना जाता है रूरल एरियाज में और बहुत सारे अर्बन एरियाज में भी. तो ये जो गवर्नमेंट लेके आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, दिस इज टू हेल्प द गर्ल चाइल्ड ग्रो एंड स्टडी इन देयर फ्यूचर. एंड पीएम आवास योजना में 3.4 करोड़ हाउसेज वे बिल्ट ताकि एसेट ओनरशिप आ सके. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर खत्म कर दिया है. हम फिर से मिलने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 4 के साथ. दिस इज योर एजुकेटर राइनी साइमन ऑफ यू. आई विल बी टीचिंग यू इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स एवरी डे. सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस. सुबह हमने डीएनए एनालिसिस किया है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंगली हमने सारे टॉपिक्स को देखा था. सो डू go and check out that also. Okay. So please stay tuned with us and subscribe to our channel UXIAS.